यही 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पहचान होगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। प्रीलिम्स में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मेंस में कौन सा। एक डॉक्यूमेंट पुराना चला गया था ईडब्ल्यूएस का और उसकी वजह से उन्हें आईएएस नहीं मिल पाया। इसके बीच में ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। 11 तारीख जो है वो आपकी आखिरी डेट रहेगी। सर्टिफिकेट्स वगैरह आप लोग रेडी कर लीजिएगा। माता पिता की पिछले 3 साल की औसत आय जो है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पूरे फैमिली की इनकम ली जाती है 1 साल की बस। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस में पहुंच गए। मेंस में हमारा जो फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1, जैसा जैसा आप इसमें अपलोड करेंगे वही सेम चीज आप लेकर जाएंगे। कब? जब इंटरव्यू के टाइम पर आपको वहां बुलाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए ना जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट कब करना है, कौन सा सही डॉक्यूमेंट है, प्रीलिम्स में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मेंस में कौन सा, और इंटरव्यू में हम क्या लेकर जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर एक भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं किया, गलत हुआ, पूरे साल की मेहनत बेकार जाएगी। आपको याद है ना किस्सा दिव्या तंवर जी के साथ क्या हुआ था। एक डॉक्यूमेंट पुराना चला गया था ईडब्ल्यूएस का और उसकी वजह से उन्हें आईएएस नहीं मिल पाया, आईपीएस ही मिला रह गया। तो ऐसी गलती आप न करें, इसीलिए हमने इस वीडियो को बिल्कुल सेशन के बीच में ले रखा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप उठें और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा कलेक्ट करना शुरू करें। क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ना ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे जिनको आरक्षण का लाभ लेना है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होगा, फिजिकली विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। तो अभी आप काम करना शुरू करें और आते आते धीरे धीरे जब तक आपका फॉर्म भरने का टाइम आएगा आप रिलैक्स रहेंगे। लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी नहीं मचाएंगे आप। इससे पहले कि ये वीडियो मिस हो जाए, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपका उद्देश्य है लबासना पहुंचना, आईएएस ऑफिसर बनना, हमारा भी उद्देश्य है कि आपकी सफलता में एक योगदान देना और इस चैनल को 1 मिलियन तक लेकर जाना। और वो आप ही कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी नेक्स्ट ईयर दे रहे हो उसके नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, ठीक है। सो प्रीलिम्स में 3 चीजें ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपसे पूछेगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, ये है, एज कंफर्मेशन है, ठीक है। मेंस में यही डॉक्यूमेंट आपसे कहेगा कि अब अपलोड करो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप मेंस के टाइम पे अपलोड करेंगे। इंटरव्यू के टाइम पे बोलेगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। कहां आने हैं? सेंटर पे, ठीक है। तो तीनों का डिफरेंस आप समझ गए। अब और डिटेल में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रीलिम्स। 11 फरवरी 2025 को आपका फॉर्म रिलीज होगा। ये हमारे एग्जाम के कैलेंडर में दिया हुआ है। 11 फरवरी को रिलीज होगा। तो आप फॉर्म जब भरने जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स का जो फॉर्म होगा वो इस तरीके के आएगा। तो प्रीलिम्स के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो 3 डॉक्यूमेंट हैं, बहुत बेसिक। कौन कौन से? आपकी तस्वीर यानी कि आपका फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और पासपोर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीजें आप अपलोड करेंगे। बस यही 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पहचान होगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो मिलाया जाएगा, ठीक है। फोटो के बारे में आपको ऑलरेडी 2024 की नोटिफिकेशन में पता चल ही गया था कि फोटो में एक हेडशॉट लेना है आपको और 1/3 में ये पूरी की पूरी में आपकी फोटो होगी और नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ। तो अगर मान लीजिए कि आपको 11 तारीख को ही फॉर्म भरना है तो एटलीस्ट 10 दिन पहले की फ्रेश तस्वीर आप उस पर लगाएं और जिस हाल में आप उसमें लगाए हैं सेम आपका रूप जो है वो मेंस में भी होना चाहिए और वो इंटरव्यू के टाइम पे भी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। सो प्रीलिम्स में ये 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ में आपसे पूछेगा कि आपको
क्लास मैट्रिकुलेशन, क्लास 10th की मार्कशीट, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट पे जो आपका नाम लिखा है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो लिखेंगे आप यहां पे, पिताजी का नाम, ठीक है, माताजी का नाम, फिर ये वाला पूरा सेक्शन हो जाएगा। इस सेक्शन में दो हिस्से होते हैं, पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2। जब तक आप पार्ट 1 नहीं फिल करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पार्ट 1 में ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, पार्ट 2 में हमारी पेमेंट होती है, ठीक है, जिसमें कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी जो है उनको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती और पीडब्ल्यूडी को नहीं करनी पड़ती है। तो फोटो और सेंटर सिलेक्शन, दूसरे हिस्से में सेंटर को सिलेक्ट करते हैं हम, कहाँ सेंटर लेना है, फिर आप इसमें ऑप्शनल भी भरते हैं, लैंग्वेज का भी भरते हैं, ये होता है हमारा पार्ट 2। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हमारे सिर्फ फोटो, साइन और आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन इसके साथ साथ प्रीलिम्स के फॉर्म में आपसे पूछेगा कि अपने, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो बताओ कि तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट नंबर का इशू डेट क्या है। फिर ये पूछेगा कि जो ईडब्ल्यूएस नंबर है वो बताओ। तो आपको 11 फरवरी 2025 से पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। सेम ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आपको ओबीसी में इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी में 3 साल का लगता है, 21-22, 22-23, 23-24 का लगेगा इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फरवरी 2025 तक, इसके बीच में ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। सेम चीज इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो इसी टाइम के बीच में इशू होना चाहिए। मतलब आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 4 महीने हैं, तो लग जाइए, इशू होना चाहिए इसके बीच में। सेम एससी एसटी का जो नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो एससी एसटी को उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। इनका जो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है वही लगेगा, क्योंकि ये पुराना भी चलता है, इसमें कोई अलग से इनकम एसेट नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक है। और रही बात पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट की नंबर की, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को भी, कि कौन सी डिसेबिलिटी में है, 1 2 3 4 5, आपको भी अलॉट होता है प्रोफार्मा, जो कि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बनवाते हैं। तो आपको भी यहां पे नंबर लिखना पड़ता है। आपको यह लिखना पड़ता है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन थी, तहसीलदार ने किया है, डीएम ने, एसडीएम ने किया है, तारीख क्या है। लेकिन आपको भी अपलोड नहीं करना है। अपलोड कहां करना है, हमें मेंस में अपलोड करना है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया आपको। इससे पहले मैं आप सबको एक शख्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, वो है स्पार्की। अब स्पार्की क्या है, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने, अब तो 3-4 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, मेरे एक स्टूडेंट ने जो कि हिंदी माध्यम का है, उसने बोला कि भैया मेरी हिंदी माध्यम में बोलने की क्षमता और अंग्रेजी बोलने की क्षमता में बड़ा अंतर आया है। मैंने पूछा कैसे, उसने बोला कि भैया मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, स्पार्की। स्पार्की के ऐप से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम में किसी से भी। यकीनन आप इस वीडियो को देखिए। Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable job role, main job role is speaking English. अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मुझे यह ऐप बहुत इंटरेस्टिंग लगा 2 रीजन से। एक तो कि हमारे इंग्लिश बोलने की जो हिचकिचाहट थी वो कॉन्फिडेंस में बदल रही थी, और दूसरा कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं ना, तो हम बहुत शर्माते हैं, घबराते हैं कि हम फ्लुएंट होंगे कि नहीं, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी कि नहीं। तो स्पार्की की मदद से आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। उसमें ऐसा ही एक कैरेक्टर जो है वो आपके सामने आएगा और आप इंटरव्यू दे सकते हो। ये ऐप फिलहाल फ्री है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए, और दूसरों को भी डाउनलोड करवाइए जिनको भी इंग्लिश बोलने या भाषा सीखने में दिक्कत हो रही है।
स्पार्की की मदद से आप इजीली और फ्लुएंट बोल पाएंगे, ग्रामर सुधर जाएगी, थोड़ा सा वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, और आपके पास अभी टाइम भी है। सीसैट के पेपर में भी थोड़ा सा ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, फिर हमारे मेंस के पेपर में आता है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इसको डाउनलोड करिए और दूसरों को भी डाउनलोड करवाइए। अच्छा ऐप है, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम कैलेंडर है, और जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था, इस एग्जाम कैलेंडर में 11/2/2025 को आपके पास एप्लीकेशन डेट आ जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगी 22/1/2025 को। मतलब इस बार जो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो है 11 फरवरी को, और नोटिफिकेशन आ जाएगी 22 तारीख को। तो ये जो है 11 तारीख जो है वो आपकी आखिरी डेट रहेगी। उससे पहले ही भाई फॉर्म मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह आप लोग रेडी कर लीजिएगा। लेकिन लास्ट डेट का हमें क्यों इंतजार करना है ना। अब कुछ चीजें बताता हूं, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया और ओबीसी के बारे में बताया। तो अभी तक हम लोग प्रीलिम्स पे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं कि ये ओबीसी क्या है। सो ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी है। इन दोनों में फर्क इतना है कि नॉन क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर कौन है? क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी औसत आय 3 साल की औसत आय 8 लाख से ज्यादा है। ठीक है, इस आय में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, क्रीमी लेयर वो लोग भी हैं जो कि सर्विसेज में हैं, जो कि क्लास ए सर्विसेज में हैं। ठीक है, जो आईएएस आईपीएस, जो गेजेटेड डायरेक्टली रिक्रूटेड हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। क्रीमी लेयर में और कौन कौन है? वो लोग हैं जो कि क्लास 2 सर्विसेज में हैं और डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं, मतलब एग्जाम से डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, अच्छा वो लोग भी हैं जो लोग 40 साल से पहले क्लास बी सर्विसेज में थे, वहां से प्रमोट होके ए में चले गए हैं 40 साल से पहले, वो लोग भी हैं। ठीक है, तो कुछ ये क्राइटेरिया है। अब हम लोग देखते हैं नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन है। तो मान लीजिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर आपको पता है नहीं है, तो आपके माता पिता की पिछले 3 साल की औसत आय जो है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इस 8 लाख में आपका एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं होता है, एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होता है, और आपके माताजी पिताजी जो हमने जॉब्स बताई है अभी उसमें न काम कर रहे हों, और किसी जॉब में ग्रुप सी ग्रुप डी में काम कर रहे हों, या ग्रुप बी में भी हों जिनको प्रमोशन 40 साल के बाद मिला है, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो आते हैं हमारे नॉन क्रीमी लेयर में। ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इनकम तो थी ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सोशल स्टेटस की वजह से भी इस रिजर्वेशन को दिया जाता है। सबसे बड़ा रीजन ये भी था। तो जैसे आप पूछते हैं ना कि अगर एक बार कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन गया और क्या मान लीजिए कि फिर से वो एग्जाम दे रहा है, तो क्या उसको ओबीसी का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। ओबीसी का उस व्यक्ति से लेना देना बिल्कुल नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का पेरेंट्स से लेना देना है। पेरेंट्स जो हैं उनकी इनकम डिपेंड करती है, उनका सोशल स्टेटस डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चरल लैंड में वो गिनती नहीं होती है। तो अगर मैंने एक बार 2 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है ओबीसी कैटेगरी से, और मैं मान लीजिए कि मेरे 500-700 रैंक का, ये क्या मैं फिर से दे सकता हूं? बिल्कुल, और हम पे रिजर्वेशन लागू होगा। ऐसा मैं कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल तक कर सकता हूं। उसके बाद सर्विस में आने के बाद, नौकरी में आने के बाद 3 साल बाद तक फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है ऐसा केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, ये है हमारा प्रोफार्मा, जो कि यूपीएससी के वेबसाइट से आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है, ये प्रोफार्मा आपको डाउनलोड करना है। यही प्रोफार्मा पे आप सबमिट करेंगे यूपीएससी को भी। ठीक है, किससे रेक्टिफाई होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर एक्सेट्रा, यही लोग जो हैं वो इस पे हस्ताक्षर करेंगे और यहां पर डेट लिखेंगे। तो जो डेट कब की होनी चाहिए?
ये डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच की ये डेट होनी चाहिए, तो ही ये वैलिडिटी मान्य होगी, मतलब कि औसतन। ठीक है, सो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती कुमारी सन डॉटर ऑफ विलेज ये बिलोंग्स टू ये कम्युनिटी, मतलब कि इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, रिकॉग्नाइज हैं ये बैकवर्ड क्लास इतने मिनिस्ट्री के अंदर। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, लिख के आप वहां जाएं डीएम साहब के ऑफिस में, वहां जाके उनसे हस्ताक्षर करवाएं और अप्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग इस पे प्रोफार्मा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की औसत इनकम ली जाती थी सिर्फ पेरेंट्स की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पूरे फैमिली की इनकम ली जाती है 1 साल की बस। अगर पूरे परिवार की इनकम जो है 1 साल से कम है, मतलब 8 लाख से कम है पिछले 1 साल में, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल हो जाता है। ठीक है, सो ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जिसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड अगर उससे ज्यादा होगा, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से उससे ज्यादा होगा, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा होगा, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा होगा, तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। इससे कम है, नीचे है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकते हैं। तो जैसे याद है मैंने बोला था सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो आप भी जाएंगे फिर से जो डीएम है, एसडीएम है, उनके ऑफिस में भर के जाएंगे, डिटेल में आप लिखेंगे, तो सर्टिफिकेट नंबर अलॉट होगा, डेट अलॉट होगा और वैलिड फॉर ईयर अलॉट होगा। तो इस साल जो है वो 24-25 का आपका बन के रेडी होना चाहिए। ठीक है, 23-24 भी चल जाएगा, लेकिन इशू जो है, डेट इशू है, वो इस डेट के बीच में होना चाहिए जो कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ सील ऑफिस डेजिग्नेटेड, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, वही आपको प्रीलिम्स वाले में भी लिखना पड़ेगा। यहां तक की जर्नी आई होप समझ में आपको आ गई होगी। ये है पीडब्ल्यूडी, यानी कि इस पर हमने एक वीडियो भी ली थी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, कितने तरीके की रिजर्वेशन होती हैं। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं। ये हमने केस डिस्कस किया था जस्टिस फॉर कार्तिक। ठीक है, कार्तिक कंसल का केस था, आप सबको पता है, काफी चर्चित केस रहे हैं जब पूजा खेड़कर वाला केस आ गया था, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आता है हमारा मेंस। जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस में पहुंच गए। मेंस में हमारा जो फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1, इसमें क्या होता है कि हमारी कुछ चीजें डिवाइडेड होती हैं, मतलब 6 मॉड्यूल्स होते हैं हमें फॉर्म फिल करने में। नंबर 1, आपके पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होगी, पेरेंटल इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इंप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, और फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपका नाम, आपका पता, आपकी जाति, अगर आपकी जाति अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब कि एनसीएल में है तो उसका प्रमाण पत्र डिटेल में आप लिखेंगे, आपका ऑप्शनल, माध्यम, आपका एरिया, कहाँ रह रहे हो, एड्रेस, पूरी चीजें पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। फिर आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो, और भी कोई डिग्री है तो वो पूछी जाएगी। उसके बाद फिर पेरेंटल इंफॉर्मेशन, पिताजी क्या करते हैं, क्या सर्विस में थे, या माताजी क्या करती हैं, किस सर्विस में थी, अगर हैं तो उनकी आय कितनी है। अगर आपने मान लीजिए कि लगाया हुआ है रिजर्वेशन का, तो आपको आय दिखानी पड़ेगी, कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, इंप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप कहीं नौकरी करते थे, जॉब करते थे, तो वो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एसओएस होता है, किसी किसी पे जॉब दिखाते हैं, किसी किसी पे नहीं दिखाते। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। याद है मैंने शुरू में बोला था मेंस में आपको अपलोड करना है सारी की सारी चीजें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे क्या दिखा रहा है, कैंडिडेट जो हैं वो अपलोड करेंगे स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे अपने एज का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने भी जिक्र किया है। कैंडिडेट जो है वो मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी डिसेबल पर्सन हैव बीन पॉपुलेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ आउटलाइनिंग। मतलब हर एक चीज मैच होनी चाहिए,
जो भी आपने प्रीलिम्स के टाइम पर भरा है, मेंस के टाइम पर हर एक चीज मैच होनी चाहिए, तभी आप आने वाले टाइम पे आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा। वरना फिर जब इंटरव्यू के टाइम पे जब आप देने जाएंगे तो फिर मिसमैच होगा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मन में, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके फिर हम लोग आंसर देंगे उसका। ठीक है, अब आता है हमारा डैफ 2। आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आपके पास इंटरव्यू की कॉल आई, आपके पास लेटर आ गया कि भाई आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो। तो अब क्या होगा? डैफ 2 जो है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्या फॉर्म अपलोड होता है? सबसे पहले इसमें सर्विस प्रेफरेंस पूछी जाती है, आईएएस आईपीएस आईआरएस क्या बनना चाहते हो, कार्डर सिलेक्शन क्या होगा, होम कार्डर लोगे, नॉन होम कार्डर लोगे। ठीक है, अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, हॉबीज पूछी जाती हैं आपसे। आपसे पूछा जाता है कितने बार अटेम्प्ट दे चुके हो, इंटरव्यू में आपका माध्यम क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और भाषा होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये पूरा आपको करना है। जैसा जैसा आप इसमें अपलोड करेंगे वही सेम चीज आप लेकर जाएंगे। कब? जब इंटरव्यू के टाइम पर आपको वहां बुलाया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सारी अपलोड होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपीज जिसके जिसके बारे में बोला है वो आप लेकर जाएंगे और ओरिजिनल कॉपी आप अपलोड करेंगे। क्या क्या होगा मैं फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा 10th की 12th की मार्कशीट है वो तो रहेगा ही। इंटरव्यू कॉल लेटर आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है, इंटरव्यू कॉल लेटर भी रहेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है आपने तो आप लेकर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है ही, ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे, अपलोड भी कर दिया है। प्रूफ ऑफ एज में क्लास 10th की मार्कशीट, एज का प्रूफ दिखाएगा। अपनी आइडेंटिटी भी लेकर जाएंगे, डीएल, आधार, वोटर आईडी। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उसका प्रिंट आउट लेकर जाइएगा। फोटोग्राफ, मिनिमम 3 फोटोग्राफ लेकर जाना, या अन्य कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट्स में अलग से लेकर दिखाना चाहिए तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और सब कुछ जो है वो आपको एक साथ कैरी करना है। बचने के लिए आप हर कॉपी का 4-5 फोटोकॉपी बना सकते हैं। ये हमारा एक बैकअप प्लान होता है कि हाँ कहीं कुछ कमी रह गई, छूट गया तो हम बैकअप में इसको घुसा सकते हैं। ठीक है, ये है कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है तो हम क्या करेंगे? देखिए, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट से गलती से डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत टाइप हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एक मौका मिलता है। एक तो 7 दिन का मौका मिलता है फॉर्म फिल करने के बाद। मान लीजिए कि 7 दिन में भी आप वो मौका गवा दिए, तो आपको क्या करना है कि आपको यूपीएससी को यानी आयोग को बड़े प्यार से लेटर लिखना है। लेटर में क्या लिखेंगे कि नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे अगर रोल नंबर मान लीजिए आ गया हो। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे आप अपने एप्लीकेशन का और वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी। ये लिख के आपको आयोग को पोस्ट करना है, तो आयोग चेंज कर देते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि आपने प्रीलिम्स दे दिया जनरल कैटेगरी से और आपको लगा कि भैया अब मेंस में हमारा सर्टिफिकेट बन गया है, सर्टिफिकेट में आयोग को एक बार डाल देते हैं और बोलते हैं कि अब हमारा कास्ट रिजर्वेशन अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है, एक ही बार फॉर्म में आप यस नो बोलेंगे और वही पत्थर की लकीर बन जाएगा पूरे प्रोसेस में। ठीक, मार्कशीट हमारी नहीं है, ग्रेजुएट तो हो चुके हैं लेकिन मार्कशीट नहीं है। प्रीलिम्स में एक ऑप्शन आता है कि अपीयरिंग, अपीयर्ड हैं तो मार्कशीट वगैरह आपके पास होगी ही होगी। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग हैं तो उस टाइम पर आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, ये आपसे मांगेगा मेन कब? इंटरव्यू के टाइम पे या फिर मेंस के टाइम पे। आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कंसर्न्ड अथॉरिटी से आपको मुलाकात करनी है, उनसे बात करनी है, उनको बोलना है कि मुझे जो है यूपीएससी मेंस में फॉर्म भरना है, तो प्लीज आप मुझे हमारे पेपर का मार्क्स बता दीजिए या फिर हमारी प्रोविजनल डिग्री दे दीजिए। ठीक है, सो आपको उनसे एक लेटर भी लिखवाना पड़ेगा। लेटर क्या लिखवाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी से, दैट दे हैड कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटर्नशिप फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। मतलब कि आप जो है वो डिग्री पाने के लिए वो सब कुछ आपने काम किया है और आपको डिग्री आराम से मिल जाएगी। ये आपको अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, सीनियर अथॉरिटी से लिखवा के आपको सबमिट करा देना होता है। थोड़ा सा काम बढ़ता है, लेकिन हमें अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है, इतना थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसीलिए एंड में मैं आपसे करंट अफेयर के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बार लिख दीजिएगा जय हिंद, है ना। करंट अफेयर का जो कोर्स है ये वीकली प्रोग्राम है जो कि आपके पूरे डाउट सेशंस को रिजॉल्व कर देता है। करंट अफेयर, प्रीलिम्स, मेंस कैसे कवर करें, इंटरलिंक कैसे करें हम उसको अपने जीएस पेपर से। करंट अफेयर अपने आप में एक नया सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम करंट अफेयर को बहुत जुडिशियसली यूज करेंगे ताकि हम अपने आंसर राइटिंग में एक नयापन ले आ सकें। ये लाइव सेशन होता है वीकली का। करंट अफेयर्स का मेंस का टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, आपको प्रीलिम्स का भी टेस्ट दिया जाएगा, इंटरलिंकिंग बताई जाएगी कि मेंस में कैसे करेंगे हम। ठीक है, स्ट्रैटेजी सेशंस होगा। हर सैटरडे या संडे को इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, 2 घंटे की क्लासेस है। आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। उस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मेंस आंसर राइटिंग का, मॉडल आंसर, इनफैक्ट न्यूज़पेपर के कटआउट्स का भी, न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, बिजनेस लाइन, ये सारी चीजें, ताकि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। और करंट अफेयर का जो वेटेज है प्रीलिम्स में तो थोड़ा कम है, मेंस में काफी ज्यादा है, जहां पर आप अच्छा स्कोर करने का मौका मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसको एनरोल करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है 9354765382, इस पे व्हाट्सएप या कॉल करिए और एनरोल कर लीजिएगा हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।